अजीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए न्यूएस्ट वबाल के एपिसोड के ऊपर रिव्यू लेकर आए हैं। ये एपिसोड आज सुबह सैटरडे की सुबह 10 तारीख को 10 सितंबर को यूएस में एयर हुआ था और काफ़ी इंटरेस्टिंगली ओपन हुआ, क्योंकि जब पिछला वाला एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था तो शगुफ्ता का जो कैरेक्टर है वो बेटे की रिश्ते की बात करने के लिए अपने देवर के घर नज़रों न्याज का खाना लेकर गई थी और उनको काफ़ी देवर से डांट पड़ी थी कि आप ये खाना भी उठाएं, गायब हो जाएं, और रिश्ते तक बात करने की नौबत नहीं आई थी। अब ये एपिसोड जब शुरू हुआ है तो शगुफ्ता जो है उनको शदीद हाई ब्लड प्रेशर हुआ हुआ टू द पॉइंट ऑफ बीइंग पास्ड आउट, और वो अपने घर में दिखाया गया है कि बेहोशी की कैफियत में है। तैश में आके उनके जो साहबजादे नवेद हैं वो अपनी चचा के घर चले जाते हैं। वहाँ पे दादी भी मौजूद हैं, चचा से काफ़ी बदकलामी वो करते हैं, दादी से भी करते हैं और अपना रिश्ता भी पेश कर देते हैं, जिस पे चचा उनको काफ़ी बुरा भला कह के घर से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ अनम का जो कैरेक्टर है, जो चचा की बेटी हैं, उनकी दोस्त की सालगिरह है और क्योंकि उन्होंने दोस्तों में मशहूर कर रखा है कि वो एक एफ्लुएंट फैमिली से आई हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि वो दोस्त को एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स दे सकें। तो आपको कैसे लगा एपिसोड? एपिसोड अच्छा है। उसमें कम से कम ये ज़रूर पता चल रहा है कि सूद जो उसका टॉपिक है गंभीर टॉपिक है और उसके बाद हल्के फुल्के अंदाज में बताया जा रहा है। एक्चुअली ये मुश्किल होता है इस तरह के टॉपिक को ना डेली लाइफ में उसके ऊपर लिखना तो चलो ठीक है, लेकिन उसको मतलब इस तरह उसके ऊपर ड्रामा बनाना, टेलीकास्ट करना, वो खासा मुश्किल काम है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत सीरियस है। ये टॉपिक जिसमें कुरान के साफ अल्फाज हैं इसके बारे में, सूद के बारे में, और जो वईद हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अहादीस में मौजूद हैं कि सूद में यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो अब उन्होंने ना सिर्फ सूद जो है वो दिखाया है, उसके ऊपर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो सिर्फ पैसे से हो रहा है, बल्कि उन्होंने इस दफ़ा ये दिखाया कि वो औरत जो शगुफ्ता है वो अपने इस बिजनेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब एक बच्ची आ गई है और जिसके पास जो चीज़ है ना कीमती, वो अपने पास उसने गिरवी रख लिया है। अब ये इंसानी जान है, एक बच्ची उनके पास आई है, उन्होंने घर के काम के लिए उसको रख लिया। और दूसरी बात ये भी कहा गया कि मैंने तो पेपर्स में 5 लाख शो किया और 5 साल तक वो उस बच्ची को रखेंगे, जबकि माँ बाप को ये बताया गया कि वो 1 साल का ये एग्रीमेंट है, 1 साल बाद आप अपनी औलाद को ले जाएं, और जो रकम भी है वो 1 लाख उनको दी गई है, लेकिन पेपर्स में वो 5 लाख बताई गई है। तो ये बड़े घनौने कारोबार जो है वो अंदर अंदर हो रहे हैं और बेचारे लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको कर्जे की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए, कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ घर बन रहा होता है, कुछ और ज़रूरतें होती हैं जो जिनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती, तो वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और इस तरह उनका कारोबार खूब फल फूल रहा है। तो ये अब हमें पता चल रहा है कि सूद किन किन शक्लों में इंसानी ज़िंदगी में लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर है जो शैतानी जहन है तो वो तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं उसका अप्लाई करने का, तो वही इसमें बताया जा रहा है। तो देखें अब आगे भी इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर सामने आएंगे। अभी तो गुल खान एक कोई कैरेक्टर नज़र आया है, जो आपके ख्याल में क्या है गुल खान का कैरेक्टर क्या है? मुझे वो गुंडा तो नहीं लग रहा कि जो ऐसे लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए गुंडे पाल लेते हैं आसपास। उनमें गुंडे वाली कोई बात हाँ, नहीं लग कुछ रही, नजर नहीं आ रही क्योंकि ना। वो ऐसे लग रहे हैं कि शगुफ्ता जो है वो एक आध थप्पड़ उनको टिकाए तो वो वहीं पर ढह जाए। हाँ। वो मुझे गुंडे होने से ज्यादा, ठग होने से ज्यादा वो मुझे इन्वेस्टर लग रहे हैं उनके। और व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टर इज कि वो डिफरेंट जगह से विक्टिम्स को ट्रैप करके लेकर आ रहे हैं और फिर वो शगुफ्ता के हत्थे चढ़ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने एक जगह ये कहा कि शगुफ्ता ने पूछा कि तुम इन लोगों को जानते हो ना, ये तंग तो नहीं करेंगे बाद में आके बैठेंगे तो नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इनको गांव से पकड़ के लाया हूँ। जिसका मतलब ये है कि ये सारे विक्टिम्स को पकड़ के लेकर आते हैं और फिर वो विक्टिम्स शगुफ्ता के हाथों चढ़ जाते हैं, हत्थे चढ़ जाते हैं उनके अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक कि इनके इस बिजनेस में पार्टनर या इन्वेस्टमेंट टाइप की चीज है। लेकिन गुंडे तो वो डेफिनेटली नहीं लग रहा है।
गुंडे लगने के लिए 2000 जान होना जरूरी है। वो ऐसा लग रहा है कि शगुफ्ता उनको जो है वो गिरा सकती हैं बासानी। एक दो सवाल जो मेरे जहन में आए हैं ये शो देखकर, सेकंड एपिसोड देखकर, जिनमें एक बात ये है कि दादी का कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं है। दादी क्यों ये नहीं कहती कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि आई नो कि औलाद जो है वो एक सर्टन टाइम के बाद माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं आती, तो दादी किस खेत की मूली है। लेकिन फिर भी दादी का एक घर में उनकी बहुत बात मानी जाती है और दूसरे घर में बिल्कुल नहीं। तो मुझे थोड़ा कुछ ये बात समझ नहीं आ रही। दादी का कैरेक्टर ये है कि जब तक उनके बेटे जिंदा होंगे तो उनका, देखे ना, दादी का रोल जो है वो बेटे के सूरत से होता है। बेटा अगर इज्जत करेगा तो दादी की इज्जत होगी अगली नस्ल में भी ना। और लगता है कि बेटे ने माँ को अच्छा रखा होगा क्योंकि वो कहती थी कि मैं बड़े बेटे के साथ ही रही हूँ। लेकिन हुआ ये कि बड़े बेटे के गुजरने के बाद, उनके बेटे की मौत के बाद, जो उनकी बेवा थी, जो पहले भी एक डायलॉग आया था कि जब तक हमारे भाई जिंदा थे हम अपनी बेवा भाभी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब आप कोई और चीज़ हैं, अब आप कोई और शख्सियत हो गई हैं, वो भाभी को कहते हैं शाकिर। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने कोई नई रास्ता इख्तियार कर लिया। कहीं ना कहीं से इनका ये पॉइंट शुरू हुआ होगा, जो एक वो कैरेक्टर आके इनको डरा रहा है ना ख्वाब में, तो मेरे ख्याल से वहीं से इनका जो है वो इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ कि वो, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं मालूम कहानी में आगे क्या होगा, जो मैं सोच रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ है, फिर इनको एक नई राह समझ में आ गई कि ये भी हो सकता है कि मैं बैठे बैठे कमा सकती हूँ। अच्छा, वो जो कैरेक्टर है जो इनको आकर डरा रहा है वो लाइक इमेंसली अम्यूजिंग है, बहुत ज्यादा अम्यूजिंग है। आई नो कि आपने ऑफ लाइन, ये हमारा जब डिस्कशन चल रहा था आपके और मेरे बीच में इस एपिसोड के ऊपर, तो आपने कहा था कि अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोगों के साथ रियल लाइफ में भी ये होता है, यू नो कि उन्होंने किसी के साथ ज्यादती की होती है तो वो इंसान ख्वाबों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमें इस तरह की गलतियों से या ऐसे लोगों से दूर रखे। लेकिन मुझे तो वो काफ़ी ह्यूमरस लग रहा है। आई थिंक कि बस उनकी आँख खुलती है और वो दोस्त वहां खड़ी भी होती हैं, असूमिंग कि वो उनकी दोस्त है। अगर तुमने मेरी जान ली है, हाँ, तुमने मुझे मारा है, तो उस पे शगुफ्ता की जो एक्टिंग है, तो लगता है कि ब्लड प्रेशर बाकी उनका अप एंड डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और डॉक्टर आके बताता भी है कि ये मतलब ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। तो हमें अभी आगे पता चलेगा कि हो क्या रहा है, वो कहानी क्या थी जिसकी वजह से वो डर और खौफ में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन कमाल की बात है, वो उनसे बिजनेस छूट नहीं रहा फिर भी, क्योंकि उनको शायद समझ नहीं आ रहा कि ये वबाल मुझ पे इसीलिए नाजिल हो रहा है, खानदान छूट गया है और लोग छूट रहे हैं जिन जिनको पता चल रहा है, और बड़ी नापसंदीदा हस्ती बनती जा रही है वो। लेकिन उनको एहसास नहीं हो रहा कि वो कितना घिनौना काम, कितने उसमें उन्होंने हाथ डाल दिया एक बहुत बड़े गुनाह में जी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी, पता चलेगा। अभी तो वो बच्ची के साथ, बेचारी के साथ, अल्लाह, ड्रामा में भी जब दिखाते हैं ना बच्चों के साथ जुल्म हो रहा होता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो स्पेशली गांव के लोगों का। और इसमें एक चीज है जो बहुत बहुत जरूरी चीज है कि यू नो इनका शगुफ्ता का जो बिजनेस है, इट्स काइंड ऑफ लाइक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस बेसिस पे ये बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, राइट? कि बेचारे बहुत सारे अहमक एक जगह जमा हैं और उन बेचारों को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, उसकी वजह से उनको पैसों की ज़रूरत है। और शगुफ्ता जो है वो अनऑफिशियल बैंक है। अहमक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़, ये जो भी इंसान के मसाइल, अल्लाह ताला सबके मसाइल हल करे, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि किसी भी दस्तावेज पे, किसी भी अहम कागज़ पे दस्तखत करते हुए या अंगूठे का निशान लगाते हुए उसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग, या जो लोग आपको लगे कि ये बहुत एफ्लुएंट है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो आपको बहुत बुरी तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर कोई बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जो गांव से लोग आए हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे और साइन करेंगे? वो देखें, अगर कि वो
पढ़ नहीं सकते, उर्दू पढ़ नहीं सकते या इंग्लिश पढ़ नहीं सकते कोई या टैली समझ करे नहीं उनके सकते उनके जी, लिए। तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आए, ठीक है ना। कभी भी दस्तखत किसी कागज के ऊपर कभी भी सिग्नेचर या थंब पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दफा कर दिया और फिर उसके जो भी रैमिफिकेशंस होंगे, तो एक दफा साइन हो गया, दुनिया का कोई कोर्ट ऐसा नहीं है जो अनलेस के वो दस्तखत फोर्ज किए हों, किसी और ने किसी के लिए किए हों, लेकिन अगर इंसान ने खुद किए हैं तो उसको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो ओवरटर्न नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान दस्तखत करने से पहले पढ़े, और अगर खुद नहीं पढ़ सकता तो किसी से पढ़वाए। अच्छा, बाज पढ़े लिखे लोगों से भी ये गलतियां हो जाती हैं कि वो दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि वो कहते हैं जी हमें तो आप पे ट्रस्ट है, तो वो पढ़ते नहीं है उन कागजात को। अच्छा, दूसरी बात जो ये फैमिलीज में बहुत ऐसा होता है, फैमिलीज में ऐसा हो जी, जाता है, लेकिन दोस्तों में हो जाता है, बिल्कुल, लेकिन जहाँ ट्रस्ट है, ट्रस्ट आसानी से लोग बिट्रे कर सकते हैं आपको। पैसे के मामले में, पैसे के नेमुल बदल में, बिजनेस के मामले में हमेशा डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहिए। भाई भाई भी अगर एक दूसरे के साथ साइन कर रहे हैं को पार्टनरशिप पे या कुछ भी, क्योंकि ये चीज हमारे मजहब में भी है। मजहब में भी अंधाधुंध किसी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करने के लिए नहीं कहा गया। ना ये कहा गया कि बेअतबारी हो, ना ये कहा गया है ना ज़रूरत से ज़्यादा शक व शुबा करें, ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें। और उसकी वजह से ऐसे कवानीन हैं कि नहीं भाई, आप एक ख़त व किताबत के साथ चलें, मतलब आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और क्या शेयर्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या टाइम पीरियड है। इसमें ये दिखाया गया है कि ब्लाइंडली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि लोग इसमें पढ़े लिखे नहीं दिखाए गए, तो उनको नहीं पता कि हम किस चीज़ के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। लेकिन यही एग्जैक्टली सबक है, आई थिंक कि कैसरा हयात जिस कदर मंझी हुई राइटर हैं, तो अगर उन्होंने ये पॉइंट उठाया है, और लाइक यू सेड अर्लियर कि बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि बहुत सारे लोग उस पर एकदम खड़े भी हो सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है दीनी नज़रिए से। तो ऐसी जगह पे इतना सेंसिटिव टॉपिक उठाना, यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा होगा। अरे जो आपने लिखने पढ़ने की बात की है, तो कुरान पाक के अल्फाज हैं कि इमला कराओ। इमले का मतलब है डिक्टेशन हो, उसका डिक्टेट कराओ और लिखो दस्तावेज। ये कुरान के अल्फाज हैं, उसमें ये बात कही गई है कि जब लेन देन का मामला हो रहा हो तो आप उसको लिखें। अच्छा, इसके अलावा जो आप पर क्या कहेंगी, जो बच्चे भाग रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, और उनके जो दोस्तों का एक सर्कल है उनके मुताबिक उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, बच्चों की स्टेबिलिटी नहीं है, वो ऐसे घरानों से आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब ये छोटे घरानों के बच्चे जब उन बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जिनके स्टैंडर्ड हाई हैं, तो फिर वो कैसे इसको मतलब मैनेज करते होंगे? क्योंकि ये मसला तो वहीं से शुरू हो रहा है ना कि वो कुछ बच्चियां जो हैं वो दूसरे मतलब रिच फैमिलीज से आई हैं इसमें, और जो मतलब ये मीडियोकर फैमिली के जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो उनमें एक डिफरेंस आ जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, दो ख्यालात हैं इसके जी, बारे में? दो बातें आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एक बात तो ये है कि जब इंसान बालिग हो जाता है, एटलीस्ट कॉलेज लेवल पे, राइट, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेरेंट्स की तरफ क्यों देखना है। अगर आप अकेले कॉलेज जा सकते हैं तो आप अकेले कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। दुनिया आजकल इतनी फास्ट हो गई है कि एवरीबडी शुड हैव अ साइड हसल, यू नो, साइड का कोई बिजनेस होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हेड ऑफ कॉरपोरेशंस हैं, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज में, इंटरनेशनल और यूएस कंपनीज में, और उनके साइड पे भी अपने बिजनेस हैं, उनके पैशन है, तो वो फुल टाइम एज एग्जीक्यूटिव्स जॉब कर रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, और फिर साइड में वो किसी को म्यूजिक बनाने का शौक है, किसी को आर्ट का शौक है, कोई ड्रॉ करता है, कोई पेंट करता है, और उनके वो साइड के बिजनेस भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उनको पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके केस में ये एक रिक्रिएशन चीज है कि दे हैव समथिंग एल्स। लेकिन जहाँ पे जरूरत हो वहां पे तो डेफिनेटली इंसान जो है वो साइड हसल करे। जब आप ओल्ड इनफ है, आप कॉलेज जा रहे हैं, तो प्लीज एनीबडी अबव 18 अपने पेरेंट्स की तरफ ना देखें कि आपके पेरेंट्स आपके इंटरेस्ट और आपकी वो चीज़ें फंड करें।
you can go and get a part-time job. In fact, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ पे तो जैसे इंसान हाई स्कूल से ग्रेजुएट होता है, फर्स्ट थिंग होती है कि लोग जाके यूनिवर्सिटी के कैंपस पे जॉब कर रहे होते हैं, या बुक स्टोर में जॉब कर रहे होते हैं, या ट्यूटर्स बन जाते हैं. तो अपने आप को खुद सपोर्ट करना चाहिए. पाकिस्तान में भी ऐसा बहुत होता है कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. मैं एक बच्ची को ज़ाती तौर पे जानती हूँ कि जब वो कॉलेज गई तो उस बच्ची ने कट पीसेस जो होते हैं मतलब फैब्रिक के, वो उठा के और उसने स्कूल में कंप्यूटर से कार्ड निकाला अपने कॉलेज के लिए, और उसमें उसने सबको इनवाइट किया कि आप मेरे पास से कट पीसेस आप ले सकते हैं. जैसे लॉन के कपड़े हैं, समर आया तो, और जब विंटर आया तो विंटर के कपड़े. तो उस बच्चे ने अपना खर्चा इस तरह वो निकालती है कि हर दफ़ा फिर वो अपने जो स्टूडेंट हैं वो अपने घरों में अपने ख़ानदानों में उसको लेके जाते हैं, पीसेस उनको देते हैं, तो वहाँ से फिर वो पैसे कलेक्ट करके लाके इनको दे देते हैं. तो इस तरह ये जो है, और माल वो जो सामान है वो लोन पे उठाती हैं दुकानों से ले जाके कि भाई हम इतने अरसे में आपको इसकी असल रकम जो है वो हम दे देंगे, और इसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट लगा के, और वो तो उनका बहुत अच्छा. वो कह रही हैं, मुझे बता रही थी कि आंटी मेरी किताबों का भी खर्चा निकल आता है, इंटरनेट पे मैं जाती हूँ, उसमें मेरे अपने जो काम होते हैं प्रोजेक्ट्स के वो भी निकल आते हैं. कह लेंगे मेरे कपड़ों का, मेरे खाने पीने का, सबका खर्चा निकल आता है. तो मतलब वो उस बच्चे ने अपना पढ़ाई का खर्चा खुद निकाला हुआ है इन चीज़ों से. तो इस तरह चीज़ें हो सकती हैं. कुछ बच्चे ज्वेलरी बेचती हैं, कुछ बच्चियां जो है वो मेकअप का सामान बेच रही हैं. लड़के भी इस तरह से बहुत काम कर सकते हैं, बल्कि लड़कों को तो ज़्यादा फ्रीडम है. बच्चों को तो इजाज़त नहीं मिलती घर से कॉलेज के अलावा कहीं और जाने की. देखिए, हरकत में बरकत है. हाँ, हरकत में बरकत है. और दूसरी बात ये है कि ये बात आप इस बात से रिलेट करेंगी कि जब मैं जब अपनी नाना नानी दादा दादी से किस्से सुनती थी, तो वो अक्सर किस्से ये होते थे कि इंसान को पैसे कमाने के लिए या तो किसी ऑफिस में जाना पड़ता था, या अगर ऑफिस नहीं होता था तो घर में ऑफिसेज होते थे, या फिर जो ये आजकल हर चीज़ बाय एंड सेल वाला बिजनेस हो रहा है, तो वो या तो किसी दुकान में जाके बैठना पड़ता था, या लोग खवातीन घर घर आके कपड़े जेवर ये सब चीजें बेचती है ना. दोनों सिचुएशन काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल है. स्पेशली किसी के घर जाके बेचना, आपको नहीं पता कि अंदर कौन है. लेकिन आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि इस सब के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं. बिल्कुल. चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप किसी वेस्टर्न कंट्री में, चाहे आप कहीं भी हैं, ऑल यू हैव टू डू इज सिट ऑनलाइन और आप जो है वो कैमरा खोलें और अपनी चीजें सेल करें. तो अब तो किसी के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स. और अगर आप 18-19 से अबव हो गए तो प्लीज़ मेरे ख्याल से कि ये ड्रामा भी एक अच्छा मैसेज दिखा रहा है कि आप अपने वो बंदी जो अनम का कैरेक्टर है, अनम, उसको नजर आ रहा है, मतलब उनके फादर को ऐसा दिखाया कि वो फिजिकली सिक लग रहे हैं. आप उनको देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जिंदगी में बहुत थक चुका है, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्दर मे बी अनदर 5-10 ईयर्स भी जो है वो नहीं संभाल पाएगा. उनके जो फादर का जो कैरेक्टर है जो सलीम शेख ने प्ले किया है, वो कम्प्लीटली खर्च लग रहा है. यू नो लाइक, बल्कि जब वो अपनी भाभी पे चीख रहे थे तो मुझे तो लग रहा था कि शायद इस सीन में ये रहलत ना फरमा जाए इनका कैरेक्टर, क्योंकि वो शेक करने लगे थे ना. उनको बताया कि परेशानी में बंदा हो जाता है ऐसा. उसका जब मुफलिसी आती है और वो जिंदगी को समेट के चलना चाह रहा है, फिर बच्चों को भी देखता है एक ऐसा इंसान, और ये बहुत कॉमन कहानी है. बच्चों को भी देखता है ऐसा इंसान, तो उसको और दुख होता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा. तो ये एहसास भी उसको अंदर से मार डालता है. अब यहाँ पे हम लोग यही कहेंगे कि बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए. अच्छा, फिर रोमांस का सिलसिला भी शुरू होने वाला है इसमें हल्का हल्का सा. तो वो जो नया कैरेक्टर है जो नेबर आया है, रेंटेड उस पे रह रहा है वो, और वो अब माँ से भी बात करते हुए बताया गया है, तो पता चला कि माँ जो है वो गांव में है और ये शहर में आके जॉब वगैरह कर रहे हैं. तो उनका दिखाया है कि उनका दिल जो है वो अनम पर आ रहा है, और अनम ने किसी को लिफ्ट नहीं करवानी है, क्योंकि उन्होंने अपने कजन को भी सरेराह एक थप्पड़ मार दिया है. तो कि मुझसे ऐसी बात आइंदा नहीं करना. तो आफरीन है उन कजन पे भी कि वो दूसरी दफा गली में इंसल्टेड हुए. यू नो, पहले भी वो हीरो बन रहे थे, इस दफा तो और वर्स्ट हुआ है कि उन्होंने जो है वो
थप्पड़ रसीद कर दिया उनको, वो ऑन द रिसीविंग एंड है, तो वो उनकी सिचुएशन, उनकी इज्जत भी जो है वो बहुत तेजी से डाउनग्रेड हो रही है। हाँ, और वो थप्पड़ जब ये लोग ड्रामा बनाते होंगे, ये थप्पड़ जो पड़ रहे होते हैं एक दूसरे को, तो मैं तो कहती हूँ कि ये क्या पहले रिटेक नहीं करना पड़ता होगा, तो लगता है कि वाकई थप्पड़ पड़ा है जोर से, है ना, रियलिटी को उसमें वो एलिमेंट देना होता है। तो लेकिन है अब ये है सोसाइटी में थप्पड़ पड़ जाता है कि आप छेड़छाड़ करेंगे लड़कियों के साथ, तो आजकल लड़कियां तो पहले तो हील्स उठाया करती थी और अब हील्स तक भी वो नहीं है, बल्कि हाथ उठा के वो मार देती हैं, टिका देती हैं। तो ये एक मैं देख रही हूँ ड्रामा में दिखाया जाता है। तो अच्छा, अब एक और कैरेक्टर आया है वो दोस्त की माँ अनम पे इनके घर वालों पर बड़ा एतमाद करती हैं, तो वो दोस्त उस एतमाद को कहीं और यूज करना चाह रही हैं, मतलब मिसयूज करना चाह रही हैं उनकी जो अनम की जो एक रेपुटेशन है वहाँ पर कि वो लोग बहुत संभली हुई बच्चियाँ हैं, बहुत स्ट्रेट हैं और किसी बुराई में नहीं है। तो वो दोस्त उनसे फ़ायदा उठाना चाह रही हैं कि उनको माँ, क्योंकि उनकी उस लड़की की माँ इन लोगों पे ट्रस्ट करती हैं, तो वो अनम से कुछ फेवर मांग रही हैं। और इस दफ़ा देखा कि अनम ने कहा कि भाई मैं एक कीमत पे काम करूँगी। पहले तो वो राज़ी नहीं हो रही थी कि बस तुमने सिर्फ ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ घर पर हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा मेरा एक शर्त पे, अब उस शर्त बताई नहीं गई, लेकिन हो सकता है कि वो पैसे वाली शर्त हो, लगता है ना, मुझे लगता है कि मुझे 5,000 दे दो तो मैं तुम्हारे बता दूंगी। मुझे लग रहा है कि वो रकम का मुतालबा करेंगी क्योंकि उनको दोस्त का तोहफा जो है वो अरेंज करना है। लेकिन आई थिंक कि अगेन यहाँ पे थोड़ा किसी किस्म का मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि पिछली एपिसोड में जब वो दोस्त इनके घर आती हैं और लड़के को कॉल करती हैं इनके घर आके, तो अनम ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया होता है। लेकिन अनम के कैरेक्टर की जो वीकनेस है वो है पैसे की कमी, ये चीज है। तो वो कहते हैं ना कि एवरीबडी हैज अ प्राइस, अनम की जो प्राइस है वो पैसा है, इसमें ये दिखाया गया है। शगुफ्ता का जो कैरेक्टर है उनकी प्राइस जो है वो पैसा है। तो आई थिंक कि इस तरह से ये दो ताई भतीजी का कैरेक्टर जो है वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर है। और मुझे ऐसा लगता है सो फार इन दीज 2 एपिसोड्स कि ये दोनों जो हैं ये मेन कैरेक्टर्स हैं। और ये कैरेक्टर्स वजह वबाल बनेंगे एट सम पॉइंट, राइट? क्योंकि वो अपने घर में वो कैरेक्टर मौजूद हैं, तो दादी के घर में सोर्स ऑफ वबाल वो हैं। और आई थिंक अपने पेरेंट्स के लिए सोर्स ऑफ वबाल जो है वो ये बनेंगी। और इनके घर की सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा नाजुक है अनम की, क्योंकि इनके फादर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो अल्लाह माफ़ करे जो कैरेक्टर है सलीम शेख का, कि वो अब तब पे हैं, कमज़ोर हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई अंदरूनी कोई बीमारी उनको ऐसा लगता है, खुदा ना खास्ता, जो कि ऐसी मुफलिसी में हो जाते हैं लोग, इस तरह के हालात फिजिकली उनको वीक दिखाया कि वो बहुत वीक हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा है। लेकिन ये कि कहानी अच्छी है और बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मतलब 3 चीज़ें चल रही हैं इसमें। एक तो वो जो अनम का जो वो टेनेंट है, वो उस मोहल्ले का जो लड़का है। अच्छा, एक बात मैं मजे की बताऊं, टेनेंट से, सॉरी नॉट टू इंटरप्ट यू, टेनेंट जब अपनी वालदा को फोन करते हैं तो वालदा कहती है मैंने आपके लिए गांव की लड़की लेकर आनी है, ओके, जो हर लिहाज से अच्छी जी, जो वो कहते हैं नहीं जी, हाँ सही कह रही हैं आप, वालदा कहती हैं खुश शक्ल भी है, पढ़ी लिखी भी है, तो मैं अंडरस्टैंड भी करेगी, घर संभालने वाली है। वो कहते हैं नहीं जी मैंने शहर की लड़की से शादी करनी है। अच्छा, ये अक्सर हो रहा है कराची में, हर शहर के लोग पहुंचे हैं, हर गांव देहात के डिफरेंट सूबों से। कराची के लोग कहते हैं या लाहौर के लोग कहते हैं कि नहीं, शहर वाले कहते हैं हमने गांव वाले को बेटे नहीं देनी, और गांव वाले जो हजरात है वो कहते हैं नहीं हमने तो अपने गांव से नहीं लानी, हमने तो शहर से ही करनी है। इसीलिए इतने सारे लोग जो हैं वो सिंगल घूम रहे हैं। तो भाई वो जो असल में मेयार जो है ना शादियों के, वो मैच नहीं कर रहे हैं। कहीं जो है वो खानदान चलाता है कि हमारे नस्ब का नहीं है, ठीक है, कहीं वो खानदान चलाता है। अच्छा, कहीं जो है वो फाइनेंशियल एक बैरियर आ जाता है दोनों में कि वो ज्यादा वेल ऑफ होते हैं, वो नहीं होते। तो एक वो चीज आती है। फिर तीसरा आता है एजुकेशन का, वो पढ़ा लिखा है वो जाहिल है, इस तरह की बातें होती हैं। या उसने तो PhD किया हुआ है और वो जो लड़का है लड़की है उसने मैट्रिक भी नहीं किया।
تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اب میرے خیال میں اس کا تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. اس کو کس طرح مطلب ہم سالو کریں گے ہمیں نہیں پتا. اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس بندے کو جو محلے میں آیا ہے اس کو دکھایا گیا کہ وہ بہت سلجھے ہوئے مزاج کا ہے. مرد حضرات کو خواتین سے زیادہ جلدی پہچان لیتے ہیں. تو ان کے جو اونر ہیں جن سے وہ پراپرٹی رینٹ کر رہے ہیں وہ ان کو پہلی نظر میں سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ صاحب جو ہیں جو بزرگ صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ینگ صاحب ہیں یہ اچھے ہیں شریف ہیں. اور پچھلے ایپیسوڈ میں وہ محلے والے سین میں شہادت بھی دیتے ہیں ان کے حق میں کہ بھئی یہ بہت نیک لڑکے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تو وہ جو کیریکٹر ہے جو ٹیننٹ کا ہے جو کافی سلجھے ہوئے مزاج کے ان کو جلیبی کی طرح الجھی بھی انم کیوں پسند آ رہی ہے. تو وہ اپوزٹ اٹریکٹس والی چیز جو ہے نا اپوزٹس اٹریکٹ وہ چیز ہو رہی ہے رائٹ کہ وہ جو نہیں ہے وہ ویسی لڑکی پسند کر رہے ہیں اور وہ لڑکی جو ہے وہ ان میں انٹرسٹڈ بالکل نہیں ہے لیکن کوئی اور بھی ان کے قابل نہیں ہے محلے میں. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہونے والا ہے لیکن یہ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. I'm kind of curious so far کہ میں دیکھوں کہ یہ کہاں جا رہی ہیں. لیکن شگفتہ اعجاز کے جو ریکرنگ نائٹ میئرز ہیں وہ بہت ہلیریس سین ہیں. ہلیریس ہے ان کی ایکٹنگ بہت وہ اچھا ان پہ رحم نہیں آ رہا ابھی سے حالانکہ کچھ ان کا کھل کے سامنے نہیں آیا ہے. تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے لیکن وہ کھل کے مطلب ان کی حرکتیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ اب وہ پہلی دفعہ لڑکی کے ساتھ جو زیادتی دیکھی ہے تو وہ سمجھ میں آئی ہے لیکن ان کو جو نائٹ میئرز آ رہے ہیں اور ان کی جو ایکٹنگ ہے بہت شاندار ہے کہ واقعی بندہ اس میں اپنے شوز کو رکھ کے اپنے ان کے شوز میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے تو ایسے ہی فیلنگ ہوتی ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ اس پر اور ان کے بیٹے کی پریشانی پر ہنسی ضرور آتی ہے. جی یہ ہے لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ ایپیسوڈ تک پہنچتے پہنچتے یہ ہوا ہے کہ یقیناً کوئی بہت گھناؤنی چیزیں پیچھے ہوئی ہیں جو نائٹ میئر آنی شروع ہو گئے ہیں. مجھے پتہ نہیں ایسے کیوں لگتا ہو سکتا ہے کہ میرا وہ قیاس آ رہا ہے غلط ہو لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی وہ جو دوست ہے نا مجھے یہ نہیں لگتا کہ دوست کو دھوکہ دے کے ان سے پیسے لیا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے دوست کے بزنس کو ٹیک اوور کیا دوست کو راستے سے ہٹا کے. پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے لیکن آئی ڈونٹ نو اب آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا مطلب یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی احساس ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے. وہ تو خواب آ کے انہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو کچھ اور وہ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں دوسری مطلب ڈائیورٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ شاکر نے جو چچا نے ان کو ماں کو اس طرح کہا تھا تو وہ بری طرح وہ اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اچھا حیرت کی بات یہ بھی دکھائی ہے کہ میں نے سنا ہے اور میں نے بہت زیادہ آن لائن دیکھا بھی ہے کہ جیسے کراچی میں خصوصاً اگر کوئی آئی فون کا کوئی ورژن لے کے گھوم رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں فوراً اندر رکھو ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکہ پڑ جائے اور یہ اور وہ. ان کے گھر میں رقم بھی ہے نقد رقم ہے ان کے گھر میں اور پھر جو انہوں نے زیور گروی رکھے ہوئے وہ الگ ہے 10-100 گرام کے پتہ نہیں کتنے. پچھلی دفعہ تو کڑا اور سیٹ دکھایا تھا برائڈل باکس میں. تو حیرت انگیز طور پہ ان کے گھر میں ڈاکہ نہیں پڑ رہا کیونکہ یہ لوگ کائنڈ آف لوور مڈل کلاس دکھائے ہیں رائٹ. اور اس قدر ضرورت مند اٹ لکس لائک پورے محلے کو پتا ہے کہ یہ ان کا کیا بزنس چل رہا ہے. تو ابھی تک ان کے گھر میں وہ نہیں. اور بیٹے بھی جو ان کے فرزند دکھائے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ کسی ڈاکو کو 2 منٹ میں ایک تھپڑ مار کے گرانا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. تو آئی ایم کائنڈ آف کیوریس کہ یہ کہانی کس طرح سے ڈیولپ ہوگی کیونکہ ان کے گھر میں کوئی ایسے قوی مرد نہیں ہے کوئی گارڈز نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. نہیں تو کچھ تو ہے میرے خیال میں ہوگا. ایک ڈاکہ تو ضروری ہے یہاں پر پڑے گا ایک ڈاکہ تو مطلب ناگزیر ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ پتہ نہیں کس قسط میں ہوگا. یہ میری پریڈکشن ہے کہ ڈاکہ تو پڑے گا کیونکہ سب کو پتا ہے کہاں پہ کیونکہ پورے محلے کو ڈرامے میں دکھایا گیا نا کہ پتہ ہے ہر کسی کو دادی ڈانٹ ڈانٹ کے بھگا رہی ہوتی ہیں جب لوگ آتے ہیں ان سے پیسے لینے کے لیے اور ان کے پاس کچھ گروی رکھنے کے لیے. تو اسٹرینج آئی ایم کائنڈ آف کیوریس ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے اس ڈرامے میں اس لحاظ سے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا جب 2014 میں پاکستان گئی تو وہاں مجھے بڑا شوق تھا بچوں کے لیے مووی بنانے کا نا پاکستانی بچوں کو دکھاؤں گی لا کے. تو میں گاڑی میں بیٹھی ہوں اور ٹیبلٹ میں نے کھولی ہوئی ہے. اچھا میرے بھائی نے وہ گاڑی چلا رہے ہیں. اچھا میرے بھائی نے جب دیکھا سائڈ میں ٹیبلٹ کہنے لگے آپ خود بھی پھنسیں گے مجھے بھی پھنسائیں گے اس کو نیچے ڈالیں.
کہ آپ کیا کر رہی ہیں, ٹیبلٹ کو نیچے کر ٹیبلٹ کر رہی ہیں, ٹیبلٹ پہ آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں. کہیں گے فون تو بڑی چیز ہے, فون سے زیادہ آپ نے اتنی بڑی ٹیبلٹ کھولی ہوئی ہے. تو میں نے کہا اچھا ڈاکہ کہنے لگے اس کنورسیشن کے دوران نا ڈاکہ پڑ جائے گا, ابھی رابری ہو جائے گی بیچ روڈ میں, آپ اس کو اندر رکھیں. تو میں نے پھر دوسرے سے پوچھا کہ واقعی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح ہوتا ہے. تھوڑے دن بعد جب میں خیر میں پاکستان آ گئی, پتہ چلا کہ جب میرے بھائی اپنی بیٹی کو چھوڑنے گئے تھے تو وہ بیچارے, بیٹی تو اندر گئی کچھ اپنے پیپرز لینے, اور وہ بھائی جو ہے وہ فون پہ کچھ دیکھ رہے تھے. تو ہوا کیا کہ وہ آ کے وہ گن دکھائی ان کو دینا پڑا. یعنی انسان دے دیتا ہے کہ مجھے اب ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بہت ڈانٹا. کل جو آپ لوگ تصویریں بھیجتے رہتے ہو نا واٹس ایپ میں وہ تصویریں دیکھ رہا تھا, تصویریں کیا اڑی, فون بھی اڑ گیا, اور وہ ناراض ہوئے کہ وہ تصویریں کس کے پاس گئی ہوں گی. ان کو زیادہ دکھ یہ تھا. I'm sure انسان کو انویژن آف پرائیویسی فیل ہوتا ہوگا. میرے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا ابھی کووڈ سے فوراً پہلے, کہ میں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ بھی میرے ساتھ تھی. دن دہاڑے یہاں یو ایس میں یہ ہوا کہ میں ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی, میری گاڑی بالکل ریسٹورینٹ کے انٹرنس کے دروازے کے سامنے تھی. البیٹ کہ مجھے اس شہر میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اس شہر میں گاڑیوں میں بریک انس بہت ہوتے ہیں, لیکن میں نے اپنا والیٹ اٹھا لیا اور میں نے اپنا پرس چھوڑ دیا, اور میری ہیویلی ٹنٹڈ گاڑی میں ایس یو وی میں انہوں نے, جب میں باہر آئی ہوں, کب انہوں نے توڑا, کب وہ پرس دے گا. اس میں میرا صرف میک اپ کا سامان تھا کیونکہ والیٹ تو میں اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی, لیکن آپ کو انویژن آف پرائیویسی فیل ہوتی ہے, لگتا ہے جیسے دنیا لٹ گئی, آپ کا پرس چلا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ لائک یو نو اس میں میری لپسٹک تھی, میرا یو نو میرا گلاس تھا, میرا لائک مسکیرا تھا, تو آپ کو لائک فیل ہوتا, اور ایک کوم برش, ہیئر برش تھا میرا. تو یہ بس 4 چیزیں تھیں. تو مجھے ایسا مطلب آپ کو بہت وہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی میرا پرس چرا کے لے گیا, یو نو. تو آئی ایم شیور کہ فون جس میں انسان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور بہت ساری پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, کیا ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, سب سے بڑے خاندان کے کیا لوگوں فیل کی, ہوتا ہوگا, خواتین کی, بھانجے بھتیجوں کی, سب کی تصویریں ہم لوگ کتنے آرام سے ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں. تو ان کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو فون جانے کا دکھ نہیں تھا, انہوں نے کہا خاندان کی خواتین کی تصویریں پتہ نہیں کس کے پاس چلی گئی. تو ہم لوگوں کو خاصی انہوں نے ڈانٹ سنائی تھی. تو میں نے کہا اللہ اس طرح ہوتا ہے کہ فون دینا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے انسان کو آ کے کوئی 2 لوگ جو ہیں وہ گن دکھا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا, اس نے کہا بھائی آپ میری جان چھوڑیں گے لے جائیں. نہیں یہ بہت غلط بات ہے. اور تو ان کے گھر میں اب یہ ہم آتے ہیں, جی تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کچھ اتنا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ڈاکہ پڑنا اس طرح کے گھروں میں. اللہ معاف کرے, جبکہ سب کو پتا ہے کہ ہو کیا کام رہا ہے. پھر وہی بات ہے نا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا کہ کیا اس طرح کے پیسوں سے نظر و نیاز اور وہ صدقے وغیرہ صحیح ہیں, تو یہی بات ہے نا کہ پھر حرام پیسے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھہرتا بھی نہیں, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جی کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ مطلب اللہ کی راہ میں پاک ہی چیز دی جائے, چاہے وہ تھوڑی سی ہو. لیکن یہ اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بلیک منی جو ہے وہ وائٹ منی ہو جائے گی اس طرح سے اللہ کے یہاں. بالکل. تو مطلب یہ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے غضب کو تو دعوت دینے والی بات ہے, اور ایسا پیسہ رہتا بھی نہیں, جو پیسہ حلال سے نہیں کمایا گیا انفارچونیٹلی وہ رہتا بھی نہیں. ٹاپک بہت اچھا ہے ویسے, بہت عمدہ ہے, جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کتنا مطلب پاک کرنا بہت ضروری ہے. پاک حلال اللہ تعالیٰ کہتا ہے, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہارے لیے پاک اور طیب چیزیں رکھی ہیں, تو پاک اور طیب چیزیں کھاؤ, تو اور اپنے بچوں کو بھی حلال کا لقمہ کھلاؤ. کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو حرام کے لقمے پہ پلا جو جسم, تو وہ تو جہنم کے قابل ہے, جنت کے قابل نہیں ہے. یہ ہے بات سانی نا, بہت گہری بات بہت ہے. مطلب قصہ حیات میں بہت شاندار ٹاپک جو ہے. آج کل جو دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا, تو ہر طرح سے جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے آنا چاہیے, بالکل جس طرح بھی ہے وہ کمانا چاہیے اور اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھیں, ایک بات میں کہوں گی, اللہ سے جو مانگیں گے نا سچے دل سے ملتا ضرور ہے. اللہ سے کہیں کہ حلال کام کریں, حلال کمائی, ضرور اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کرتا ہے, حلال ملے گا. ہاں, لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ملے, کہیں سے بھی ملے, جیسے بھی ملے, وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگلی قسم میں کیا ہوتا ہے. یہ کس طرح مزیدار سی بھی تھی, ہمیں اچھی بھی لگی.
اور ہم تو ہمیشہ اس طرح کے ٹاپک کو بہت ہی زیادہ ہمیں فیسینیٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بڑا سبق پوشیدہ ہے اس میں نا. تو بہت اچھی کوشش ہے. بہت انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری بہت ہے کہ زیادہ ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کے ہے لیے اس دیکھیں. میں انٹرٹینمنٹ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں. لیکن کچھ ہمارے رائٹرز ہیں جن میں سے پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ بہت ڈینس ڈسکشن کیا تھا کہ قیصرہ حیات بہت رسپانسبل اور سوشل بیٹرمنٹ کے جو ہیں وہ چیزوں ٹاپکس لے کر آتی ہیں. تو دس از لائک ویری امپورٹنٹ. اور جب اس طرح کا کوئی ٹاپک آئے تو اس کو سپورٹ کریں, اس کو واچ کریں, کیونکہ فن اپنی جگہ, لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنی روح کو تر و تازہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسلام میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے. تو تھوڑے بہت وہ اسپریچول ریفریشرز بھی ملتے رہنے چاہیے. اور آئی تھنک کہ یہ ڈرامہ سو فار وی ہیو اونلی سین 2 episodes, لیکن سو فار اٹ لکس لائک کہ یہ ایک سورٹ آف اے سول ریفریشر بھی ہے. تو یہ چیز ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی بار پھر ملاقات ہوگی. اب اس کی تیسری قسط کے ساتھ, ریویو کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے, اپنے سارے محبت کرنے والے دوستوں کا, آس پاس لوگوں کا, خاندان کا, سب کا خیال رکھیے اور محبت سے پیش آئیے سب کے ساتھ. چلتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.